Hello students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today this is the last video of the chapter Agriculture Geography section of class 10th. So last topic is impact of globalization on agriculture. आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना. It was there at the time of colonization in the 19th century when European traders came to India. At that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. देखिए यहाँ पर एक बात की गई है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, बिज़नेस करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं, तो आज जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज़ आज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. यही ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है. तो आप देखिए कि ये एक नया फिनोमिना नहीं है, एक नया वर्ड नहीं है सामने. अगर देखा जाए तो ये तब की बात है, 19th सेंचुरी से ये चलता हुआ आ रहा है जब कॉलोनलाइजेशन चल रहा था. ठीक है. तो उस टाइम से ही ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग हो चुकी थी. और इसमें क्या बताया गया कि जब यूरोपियन ट्रेडर्स कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे, और उस टाइम पर भी क्या था, इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन वगैरह क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था. और कहीं ना कहीं साउथ के जितने भी जो फार्मर थे उनको इससे एक इनक्रेजमेंट मिली कि ग्रो द क्रॉप्स, इन मसाले वाली क्रॉप्स को वो लोग ग्रो करते थे और इन्हें एक्सपोर्ट करते थे. ठीक है. और आज भी मसाला जो स्पाइसेस हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से. ठीक है. ये इंपोर्टेड एक्सपोर्ट आइटम है. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to availability of good quality cotton from India. You have read about the Champaran movement, which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for textile industry which were located in Britain. They were unable to grow food grains to sustain their families. देखिए यहाँ पर एक बात कही गई कि ब्रिटिश पीरियड पर जब हम पर इंडिया पर ब्रिटिश जो हुकूमत थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे, उस टाइम पर क्या था कि हमारे इंडिया से जो कॉटन बेल्ट, डेक्कन प्लेट्यू आपने सुना होगा, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है. ठीक है. तो उस डेक्कन प्लेट्यू वाली उस पूरी बेल्ट पे कॉटन जो था ग्रो किया जाता था, कॉटन बेल्ट उसे बोला जा रहा है. तो वहाँ के जो फार्मर्स थे और जो बिहार वगैरह के जो फार्मर्स थे, जो था इन लोगों को फोर्सली कॉटन ग्रो करने के लिए, और बिहार के जो फार्मर थे उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था. क्योंकि जो ब्रिटेन में जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड थी, वो रीज़न ये था क्योंकि इंडिया से गुड क्वालिटी का कॉटन जो था यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था. और लिवरपूल और मैनचेस्टर में जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस हुई, फ्लोरिस्ड हुई, डेवलप्ड हुई और बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुली, वो रीज़न ये था कि उनको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिला, और जिससे वो अच्छे क्लोथ बनाने के बाद पूरे यूरोप और बाहर की कई सारी कंट्रीज़ में उसको सेल आउट कर पाए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर चंपारण मूवमेंट की भी बात कर रहा है. अगर आपको ये चंपारण मूवमेंट के बारे में जानना है ज़्यादा बेटर, तो आप वीडियो में जा सकते हैं, और वीडियोस में नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो चैप्टर हमने पार्ट सीरीज़ की है उसमें चंपारण के बारे में हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट सेकंड वीडियो में ही आपको मिल जाएगा. तो चंपारण मूवमेंट क्या था कि बिहार में गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1917 में, क्योंकि बिहार के क्योंकि हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और वो हमारे फार्मर्स को कंट्रोल कर रही थी, उन्हें फोर्स कर रही थी इंडिगो ग्रो करने के लिए. क्योंकि उस टाइम पर जो इंडिगो था वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा केयरिंग प्लांट होता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है. बट जो ब्रिटिश पीपल थे वो हमारे जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत ही लो रेट देते थे, जिससे उनके घर की आजीविका भी नहीं चल पाती थी. ठीक है. क्योंकि देखिए फार्मर्स का मेन रोल ये रहता है कि जो भी वो क्रॉप ग्रो करते हैं थोड़ा बहुत वो अपने घर के लिए रखते हैं और बाकी सरप्लस अमाउंट को मार्केट में सेल आउट कर लेते हैं. तो उनकी दोनों नीड पूरी हो जाती है, पैसा भी मिल जाता है प्लस और जो फूड ग्रेन्स होता है वो उनके पास ऑलरेडी पहले से होता है, उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन बिहार में सिचुएशन ऐसी कि
हो चुकी थी, क्योंकि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आर अनेबल टू ग्रो द फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिली। वो अनाज तो नहीं उगा पा रहे थे, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये सब नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि उनको मना किया हुआ था। केवल इंडिगो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना था उन्होंने, तो इसीलिए गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, अंडर द ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन exposed to a new challenge. Despite being important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, and our agriculture products are not able to compete with the developed countries product। देखिए, यहाँ पर एक बात की गई है कि 1990 के बाद हमारे फार्मर्स के सामने एक नया चैलेंज आ गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, दूसरी कंट्रियों के प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आने लगे थे, और हमारे इंडिया का जो प्रोडक्ट था वो बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था उस रेट पर जिस रेट पर दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर दे रही थी। तो इसकी वजह से एक नया चैलेंज हमारे फार्मर्स के सामने खड़ा हो गया। देखिए, इसकी वजह से देखिए कितने सारे फार्मर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये एक पेपर की कटिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या हालात हो चुके थे उस टाइम पर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, रीज़न क्या था, क्यों कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री थे, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती थी उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की, वो क्या करती थी, उन्हें बहुत बड़ी रूप में सब्सिडीज़ मिलती थी। मतलब ये लगा लीजिए कि सस्ते रेटों पर उन्हें फर्टिलाइज़र मिलता था, सस्ते रेटों पर आज पेस्टिसाइड्स मिलता था। ठीक है, सीड्स मिलते थे, HYV सीड्स जो थे वो कम रेट पे मिलते थे, तो ये सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी थी, तो ये चीज़ थी। अब देखिए, नीचे एक चीज़ और बता रहा, देखिए क्लोनिंग हो रही है एक लैब में, कुछ जो थे आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर लैब में कुछ प्लांट्स जो है तैयार किए जा रहे हैं, जीन इंजीनियरिंग के थ्रू क्लोनिंग की जा रही है। कह रहा है, टुडे इंडियन कल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। कह रहा, आज इंडियन जो फार्मिंग है वो अपने आप को क्रॉस रोड, मतलब जो मेन रोड है उससे उतरा हुआ, मतलब अलग थलग पा रही है, कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। रीज़न क्या है कि हमें अगर एग्रीकल्चर को प्रॉस्परस बनाना है, इम्प्रूवमेंट दिखानी है उसमें, तो हमें सबसे पहले सपोर्ट करना होगा स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स, क्योंकि ये जो फार्मर्स हैं ये अच्छे इनपुट्स और इनको सब्सिडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनके पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि ये इन्वेस्ट कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले इनको एक अच्छा सपोर्ट दे, इनको अच्छे लोन मिले कम इंटरेस्ट रेट पर, इनको अच्छी सब्सिडी मिले। ठीक है, फर्टिलाइज़र और अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या रहा है, द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच बट टुडे इट्स अंडर द कंट्रोवर्सी। कह रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन ने हालांकि थोड़ी हेल्प करी इन लोगों की, लेकिन आजकल वो भी कंट्रोवर्सी के अंडर में चल रहा है। इट इज़ बीइंग alleged दैट it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन के ओवर यूज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी जो लैंड है वो अनफर्टाइल होती चली जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लालच में फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल यूज़ किया जा रहा है, प्लस ट्यूबवेल का ओवर यूज़ किया जा रहा है, ओवर वाटर आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी वाटर ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो एक्वाफायर मतलब एक लेयर होती है ज़मीन के अंदर जिसमें पानी मिलता है, जहाँ पर वो लेयर क्या हो रही है, ड्राई हो रही है, सूख रही है, क्योंकि आप जितनी रिप्लेनिश उसकी जो रेट है उससे ज़्यादा आप वाटर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को भी जो है हार्मफुल कर रहे हैं। द कीवर्ड इज़ टुडे जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज की डेट में जो कीवर्ड है वो है जीन रिवोल्यूशन का टाइम है, तो क्या है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी सीड्स। क्या होता है कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में नए नए सीड्स को प्रिपेयर किया जाता है, ऐसे नए नए ब्रीड्स तैयार की जाती है प्लांट्स की, जिनको जो है कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है, कम पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, कम इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। उनमें जनरली जल्दी से जो बीमारी होती है, जो कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं लगते हैं, जिससे फसल ख़राब नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह भी रहा है, कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड्स यूज वास्टली इन इंडिया। क्या आप कोई नाम बता सकते हैं, आप सर्च करें इस चीज़ को। ठीक है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वॉग
today because in the prescribed without factory because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizer and pesticide, hence it does not affect environment in negative manner। कह रहे कि आप ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग को भी क्या कर सकते हैं, आप प्रमोट कर सकते हैं। आप आजकल प्रचलन में है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब केमिकल यूज़ नहीं होंगे तो लैंड सेफ़ रहेगी, ठीक है। आप ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वाटर का ओवर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक पिक भी दिखाई है आपको, देखिए इस तरीके से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हुए फार्मर दिख रहे हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द हैवी पेस्टिसाइड यूज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये सबसे बड़ी समस्या है। कह रहा है अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव bleak future in they continue growing the food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। कह रहा है कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अंधकारमय है। ब्लैक मतलब अंधकारमय और निराशा का जनक। तो अगर वो कंटिन्यू करते हैं इस तरीके की फार्मिंग तो क्या है कि होल्डिंग्स दैट द ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर, क्योंकि क्या होगा पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है और धीरे धीरे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने से फर्टिलिटी और डाउन होने लगी। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोडक्शन आपका कम होने लगेगा, जिससे आप अपनी जनरेशन की अपनी पॉपुलेशन की नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियंस इन 2011 का डेटा है, विच डिपेंड अपॉन द 250 मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो कह रहा है कि जो है 250 मिलियन जो है आपके 250 मिलियंस हेक्टेयर लैंड पर लोग कितने डिपेंडेंट हैं, 833 मिलियन पीपल जो है डिपेंड करते हैं, ठीक है। एज एवरेज ऑफ लेस देन हाफ आ हेक्टेयर पर पर्सन, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज निकाला जाए तो हाफ हेक्टेयर पर पर्सन मिल रहा है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सेरेल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। कह रहा है इंडियन फार्मर्स को चाहिए कि वो अपनी क्रॉप को, अपने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा अलग अलग करें, डाइवर्स करें, थोड़ा सा अलग शेप दें, लाइक कि वो दालों से हाई वैल्यू क्रॉप साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी कम होगा और आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, ठीक है। बिकॉज फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन दैन राइस एंड शुगर केन। तो राइस एंड शुगर केन से कंपेयर कर रहा है इन जितने भी ये अदर क्रॉप्स को बता रहा है कि ये जो है इनमें राइस और शुगर केन की कंपैरिजन में कम इरीगेशन की ज़रूरत होती है, कम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। कह रहा है कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो अलग अलग डाइवर्स क्लाइमेट है, वो हेल्प कर सकता है, वो बढ़ा सकता है, प्रभाव डाल सकता है हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। सिंपली अगर आप देखेंगे कि कई सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बता रहा है, देखिए आप कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेरेल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। कह रहा है कि अगर आप फ्रूट वगैरह और जेट्रोफा और जोजोबा जिनसे बायोडीजल बनता है, इन जैसी क्रॉप्स को अगर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप राइस और वीट को ग्रो नहीं करेंगे। तो राइस और वीट को ग्रो नहीं करेंगे तो सबसे मेन चीज़ तो मेन मील तो आपका राइस और वीट है, तो वो ना मिल पाने से हो सकता है आपको वो इंपोर्ट करना पड़े। तो आपको रेडी रहना है, आपको इतना अमाउंट प्रोड्यूस करना है कि आप जो एक्सपोर्ट करें दूसरे कंट्री को, आप फ्रूट दीजिए, जोजोबा, जेट्रोफा और ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करिए और उनसे क्या लीजिए, फूड ग्रेन्स आप क्या कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। कह रहा है ड्यूरिंग 1960 इट विल हैव बीन सीन एज द डिजास्टर, बट इफ़ इंडिया इम्पोर्ट सेरेल्स while exporting high value commodities it will be following successful economies like Italy, Israel, Chile. These countries export farm product like fruit, olive, spices, seed and wine and import the cereal। देखिए ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, हाई वैल्यू सी प्रोडक्ट, इन्हीं को बोला जाता है बेटा हाई वैल्यू क्रॉप। किसको बोला जा रहा है, जैसे फ्रूट है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है,
स्पेशलिटी सीड्स हैं, वाइन है, तो इन चीज़ को वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से, और सेरल वगैरह क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इन चीज़ों के लिए, क्या इस चीज़ के लिए आर वी रेडी, टेक दिस रिस्क, डिबेट, इसमें आप डिबेट भी कर सकते हैं, और पहले हमें देखना होगा कि क्या हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यही बात इसने देखा था, आपने देखा होगा, सेरेल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और जो बायोडीजल क्रॉप्स हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी क्वेश्चन करें, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हैं, उनको नोट डाउन करें, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।